फ्रैंकलैंड ने डिफाइन किया था और फ्रैंकलैंड ने बताया था आपका कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणु से संयोग करता है उसकी संयोजकता उतनी ही होती है। जैसे HCl में एक परमाणु संयोग करेगा उसकी संयोजकता क्लोरीन की 1 होगी। H2O में 2 परमाणु से आपका ऑक्सीजन संयोग करता है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। NH3 में आपको नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करता है, उसकी संयोजकता 3 होगी। लेकिन कार्बन में कई यौगिक बनते हैं और उसमें अलग अलग संयोजकता बताई गई। बाद में आपको ये पाया गया कि किसी तत्व के बाहरी कोश में, यानी किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करती है। यानी संयोजकता क्या होती है, उसमें बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यदि बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस तत्व की संयोजकता उतनी ही होती है। यानी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगी, 2 होगा तो 2 होगी, 3 होगा तो 3 होगी, 4 होगा तो 4 होगी। अब 4 से अधिक हो जाती है तब जैसे 5 हो जाती है संयोजकता तो 5 भी बता देते हैं, 3 भी हो जाती है, 6 होती है तो 2 होती है, 7 होती है तो 1 होती है और 8 होती है किसी तत्व बाहरी कोश में तो उसकी संयोजकता 0 होती है। वो अक्रिय या निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो इस आधार पर आपको जो अक्रिय गैस को समझ जानते हैं कि हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, आपका जेनान है और रेडान। इनके हीलियम के बाहरी कोश में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी वो निष्क्रिय गैस है। अन्य सबके बाहरी कोश में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं क्योंकि ये संयोग नहीं करते। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाहरी को आपको निष्क्रिय गैस कब होगा कोई तत्व, यानी निष्क्रियता कब होगा तो जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार कोई तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या करते हैं, आपका संयोग करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। और आपका तो इस 1, 2, 3, 4 होंगे तो उनकी संयोजकता उतनी ही बताएंगे। जब 4 से अधिक हो जाएंगे तो आप उसको 8 में से घटाकर बताएंगे। 6 होगा तो 2 होगा, 7 होगा तो 1 होगा, 8 होगा तो 0 होगा और 5 होगा तो 5 भी होता है और 3 भी होता है। दोनों संयोजकता होती है, इसलिए विकल्प में हाँ। लेकिन अगर प्लस के रूप में उसके माइनस और प्लस के रूप में कह रहा है, ठीक ना, तो 5 होगा तो आपको एक्चुअल में संयोजकता -3 होती है। मैंने संयोजकता तो ऐसे चिन्ह के साथ नहीं होता है, आक्सीकरण संख्या चिन्ह के साथ होती है तो उसको 3 बताएंगे संयोजकता जब 5 होगी थी। लेकिन किसी उसमें कुछ ऐसे भी यौगिक है जिनकी संयोजकता 5 भी होती है, जैसे N2O5। इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी बताएंगे तो 5 बताएंगे, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो ऐसे भी है कि उसमें आपको जो इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें 5 भी संयोजकता होती है, विशेष तरह से 3 भी होती है। रखने के लिए संयोग करता है। अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है तो विन्यास अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और वह तत्व संयोग नहीं करता है। अब इसके आधार पर संयोजकता के आधार पर पदार्थों को 3 श्रेणी में बांटते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक या उसको आयनिक यौगिक भी कहते हैं। तो वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होता है, तो वे यौगिक होते हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, यानी वैद्युत संयोजकता शब्द में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उसी को वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। यानी जब इस वैद्युत संयोजी यौगिक में ऐसे आपको परमाणु भाग लेते हैं जिसमें एक परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तत्व बाहरी इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करते हैं तो ध्यान रखना होगा कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कि आपको 8 हो, इसी के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं।
तो जिसके बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो प्राय उसको त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जिसके बाहरी कोश में आपको 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो आपको यौगिक बनते हैं वही वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। तो वैद्युत संयोजी यौगिक कैसे बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होते हैं, और इसमें एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्यागता है या ग्रहण करता है उसकी संयोजकता उतनी ही मानी जाती है। तो वैद्युत संयोजी यौगिक का एग्जाम्पल होगा जैसे आपका NaCl है, ये भी वैद्युत संयोजी होगा आपका। इसके बाद आपका NaCl है, CaCl2 है, MgCl2 है, KCl है, ये सब क्या है आपका वैद्युत संयोजी यौगिक है। इसमें ध्यान रखना होगा कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और 2 परमाणु क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी, और क्लोरीन की संयोजकता तो 1 ही होगी। वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता आपको 1 होगी। तो ऐसे करके वैद्युत संयोजी यौगिक में जितने कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसकी संयोजकता उतनी ही आप बताएंगे। और ध्यान रखना होगा कि धातु और धातु, वैद्युत संयोजी यौगिक की पहचान कैसे करेंगे? तो धातु और धातु के बीच आपका जवाब होगा कि कोई बंध नहीं बनता है, कोई बंध नहीं बनता है धातु धातु के बीच, उसके बीच आपको यौगिक नहीं बनते प्राय धातु और धातु के बीच, ठीक ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपको देने वाले होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दाता के बीच कोई बंध नहीं बनता है, जो दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता है तो उनके बीच कोई बंध नहीं बनता है। अब बनता किसके बीच है आपको? तो या तो समान तरह से वैद्युत संयोजी यौगिक में एक आपको धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है? तो वैद्युत संयोजी बंध बनता है किसके बीच? धातु और अधातु के बीच आपको वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। तो वैद्युत संयोजी यौगिक पहचानने के लिए ध्यान रखना होगा कि उसमें से एक तत्व धातु होगा और दूसरा तत्व क्या है आपका? अधातु है। तो कौन सा बंध बनेगा? वैद्युत संयोजी बंध बनता है। तो धातु और अधातु के आधार पर इनकी पहचान कर लेंगे कि उनके बीच कैसा बंध है, आपको वैद्युत संयोजी बंध है। अब वैद्युत संयोजी बंध की एक विशेषता भी समझिएगा कि इनका गलनांक जगह, तो गलनांक और क्वथनांक जो होगा बहुत अधिक बताएंगे। तो वैद्युत संयोजी यौगिक का गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। ये क्या होते हैं? ये वैद्युत संयोजी यौगिक आयनों के रूप में होते हैं। देखिए धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह कहेगा तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, और वैद्युत संयोजी यौगिकों में विद्युत धारा का प्रवाह का जवाब पूछा जाएगा तो आयनों के माध्यम से होगा। आयन ही क्या होते हैं? इसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये यौगिक क्या होते हैं? अक्सर अवाष्पशील होते हैं। तो ये यौगिक अवाष्पशील होते हैं। तो ये जवाब देना होगा कि ये अवाष्पशील होंगे, गलनांक क्वथनांक इनका अधिक होगा। ये आयनों देखिए ठोस अवस्था में इसमें तो आयन नहीं होते हैं, इसलिए ठोस अवस्था में ये विद्युत धारा के आपको प्रवाह नहीं होती है, ठीक ना। लेकिन आपको गलित अवस्था में या जलीय विलयन में इसमें आयन पाए जाते हैं, और इसी कारण से क्या होता है? इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आपका आयन पाए जाएंगे और आयनों के कारण से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इस प्रकार ये यौगिक क्वथनांक गलनांक अधिक होता है। ये गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये वैद्युत संयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, और ये अधिकतर क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी संयोजकता होती है जिसको क्या कहते हैं? आपका सहसंयोजकता कहते हैं। सहसंयोजकता, तो सहसंयोजकता जो होती है आपको उन यौगिकों के बीच बनती है जिसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। जिसमें अंतर 1.5 से अधिक होगा तब उसमें वैद्युत संयोजी बंध बनता है।
लेकिन अंतर ऊपर 1.5 कहीं पे 1.6 दिया होगा, उससे कम होता है तो क्या बनता है, विद्युदात्मकता का अंतर कम होगा तो उसमें सहसंयोजी यौगिक बनते हैं। यानी कुल मिलाकर ये भी ध्यान रखना होगा कि अधातु और अधातु के बीच जो बंध बनता है वो क्या होता है, आपका सहसंयोजी होता है। किसके बीच बताए, अधातु अधातु के बीच। पहचान कैसे करेंगे, तो आपको इतना ही याद रखना होगा कि जैसे समांतर से कि H है, C है, N है, O है, P है, S है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, ठीक ना। तो इनके बीच जो बंध बनेगा वो क्या होगा, और सिलेनियम को भी याद कर लीजिए जब लिख ही रहे हैं। तो ये 12 याद रखिएगा, और 6 अक्रिय गैस है आपका, तो अक्रिय गैस प्राय बंध नहीं बनाते हैं, तो ये 12 के बीच जो बंध बनता है वो इनके बीच अगर बंध रहेगा तो ये क्या होगा, आपका सहसंयोजी बंध होगा। और इसके बाद अपवाद तो कुछ है भी, जैसे आपको LiCl है, BF3 है, AlCl3 है, Al2O3 है, इनके बीच के भी बंध क्या बनाते हैं, इनके बीच भी आपको सहसंयोजी बंध भी बताया जाता है। LiCl, BF3, AlCl2, Al2O3, इनके बीच भी जो बंध होता है वो क्या है, आपका सहसंयोजी बंध है। तो इन चीज को याद रखिएगा। BeCl2 भी है। तो ये कुछ यौगिक हैं, अन्यथा जो अधातु और धातु के बीच लिखे हैं तो उनके बीच आपको सहसंयोजी बंध बनेगा। और एक धातु होगा इनके सिवा और एक अधातु होगा तो उनके बीच आपको क्या बनेगा, आपको वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। जैसे HCl कहा जाएगा, H2O कहा जाएगा, NH3 कहा जाएगा, N2 हो, Cl2 हो, I2 हो, ये सब क्या है, सहसंयोजी जवाब होगा। कि अणु जो सहसंयोजकता के द्वारा बने हैं, तो याद रखना होगा कि सहसंयोजकता के द्वारा अणु का निर्माण होता है। वैद्युत संयोजी के द्वारा क्या होते हैं, आयन परस्पर जुड़े रहते हैं, और इसमें क्या होता है, सहसंयोजकता में अणु का निर्माण होता है, इसमें अणु बनते हैं, इनका विशेष ज्यामितीय संरचना होती है। तो अणु का निर्माण होता है, विशेष ज्यामितीय संरचना होती है। इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये भी याद रखना होगा कि गलनांक क्वथनांक क्या होगा, वैद्युत संयोजी यौगिकों की अपेक्षा कम होता है। और उप सहसंयोजी भी एक संयोजकता भी डिस्कस करना है, तो उनके गलनांक क्वथनांक जो होगा इस सहसंयोजी यौगिक और वैद्युत संयोजी यौगिक के मध्य में होता है। तो इनका गलनांक क्वथनांक कम होगा, वैद्युत संयोजी गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। सहसंयोजी यौगिक में अणु का निर्माण होता है, इनकी ज्यामितीय संरचना होती है, और प्राय ये भी ध्यान रखना होगा कि वाष्पशील होते हैं। तो ये यौगिक जो होते हैं वाष्पशील भी होते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, इनकी ज्यामितीय संरचना होती है, गलनांक क्वथनांक इनका कम होगा। इस तथ्य को भी सहसंयोजी यौगिकों के विषय में ध्यान रखना होगा। और एक दो परमाणुओं के मध्य जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी एक एक परमाणु अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो उनकी सहसंयोजकता 1 मानी जाएगी। 2-2 का करते हैं तो 2 मानी जाती है। अगर 3-3 का करते हैं तो उसकी सहसंयोजकता 3 मानी जाएगी। और एक परमाणु का अगर 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेता है तो उसकी सहसंयोजकता आपको 4 होती है। उसी प्रकार आपका H2O में 1 हो जाएगी, O2 में 2 द्विबंध कहलाएगा, N2 में क्या होता है, त्रिबंध होता है, और CH4 में कार्बन सहसंयोजकता कितनी होगी, आपको 4 होगी। तो याद रखना होगा कि N2 में 3 होगा, O2 में 2, H2 में 1 होगा। उसी प्रकार आपका Cl2 हो, I2 हो, सब में 1-1 बताएंगे। O2 में आपका 2 बताएंगे, N2 में आपको 3 होगा, CH4 में कार्बन की सहसंयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। इस प्रकार आपका कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु आपका साझेदारी में जितने इलेक्ट्रॉन उसके भाग लेते हैं उसकी संयोजकता उतनी ही होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका इस तरह से सहसंयोजकता होती है। और तीसरी प्रकार की सहसंयोजकता होती है जिसको उप सहसंयोजकता कहते हैं। तो उप सहसंयोजकता में आपको एक ही परमाणु जो होता है आपको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, ठीक ना। तो उप सहसंयोजकता में क्या होता है, आपको
एक ही परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। जब एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन वो प्रदान करेगा उसकी उतनी ही आपका उपसंयोजकता मानी जाएगी, कि जितने इलेक्ट्रॉन युग्म को वह प्रदान करता है, ठीक ना, तो उतनी उसकी संयोजकता पाई जाएगी। उपसंयोजकता में को प्रायः तीर के द्वारा, जैसे सहसंयोजकता में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एकल बांध दिखाते, इसमें द्विबंध बनता है, इसमें त्रिबंध बनता है। और इसमें कार्बन का होगा तो कार्बन में तो चूंकि कार्बन का हाइड्रोजन का तो एक ही होगा, तो ऐसे करके उसको ट्रिपल बांड, डबल बांड और एकल बांध करके दिखाते हैं। लेकिन उपसंयोजकता को तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। और उपसंयोजकता में जैसे आपका O3 होगा, H2O2 है, SO2, SO3, ये यौगिक क्या होगा, उपसहसंयोजी बताएंगे। उसी प्रकार NH4Cl को भी क्या बताएंगे, तो ये यौगिक जो होगा आपको उपसहसंयोजी यौगिक होगा। और याद भी रखना होगा कि NaOH में KCN में, यानी Na और OH में, तो Na और OH के साथ आपको बाध्य संयोजकता बनती है, लेकिन O और H के साथ यहाँ सहसंयोजकता है। उसी प्रकार Cn में सहसंयोजकता है और K के साथ बाध्य संयोजकता है। तो इस प्रकार के यौगिक में दोनों प्रकार की संयोजकता बताएंगे, NaOH में आपका KCN में, ये दोनों प्रकार की संयोजकता पाई जाएगी, क्योंकि अधातु धातु भी दो जुड़े हुए हैं तो इनके बीच सहसंयोजकता होगी, और K के साथ जुड़े हैं तो इनके बीच क्या होगी, आपको बाध्य संयोजकता होगी। लेकिन इसमें बताना होगा तो इसमें आपको अधातु हैं, लेकिन इसमें तीनों तरह की संयोजकता जवाब होगा। फिर O3 है, उसमें उपसहसंयोजकता होगी, ठीक ना, तो इसमें तीनों तरह की होगी। और O3 में, H2O2 में, SO2, SO3 में क्या बताएंगे, उपसंयोजकता पाई जाती है। इनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं इन यौगिकों के बाध्य संयोजी यौगिकों से कम होता है और सहसंयोजी यौगिक से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस प्रकार आपका ये इस तरह के हैं। और याद रखना होगा कि जो होते हैं वो जल में, प्रायः जल में विलय होते हैं, और जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो आपको जल में प्रायः अविलय होते हैं। जो कार्बनिक विलायक हैं उसमें विलय होते हैं। तो बाध्य संयोजी यौगिक किस में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, और सहसंयोजक जो होते हैं वो आपका कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक सहसंयोजी यौगिकों का अपेक्षाकृत कम होता है, और बाध्य संयोजी का गलनांक क्वथनांक आपका अधिक होता है, और उपसहसंयोजी का दोनों के मध्य में होता है। क्वथनांक आपका बाध्य संयोजी यौगिकों से अपेक्षाकृत कम होता है। ये आपको आपका समयावयता आइसोमेरिज्म भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक ही अणु द्वारा एक से अधिक यौगिक आपको प्रदर्शित होते हैं, यानी समयावयता ये प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना होगा ये जल में अविलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, और आपको ये अनायनित होते हैं, यानी इनमें अणु पाए जाते हैं, आयन आपका नहीं पाए जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ जो यौगिक होते हैं वो आपका उसमें तत्व की, अब एक ही तत्व की अलग अलग यौगिकों में संयोजकता अलग अलग भी हो सकती है। जैसे H2S में अगर पूछ जाएगा सल्फर संयोजकता 2 होगी, SO2 में पूछ जाएगा तो 4 हो जाएगी सल्फर संयोजकता, SO3 पूछ जाएगा तो 6 हो जाएगी, H2SO4 में पूछ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगी, इसमें भी सल्फर संयोजकता आपकी 6 ही होगी। तो इस प्रकार सल्फर संयोजकता आपको कुछ तत्व प्रवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार ये है। उसी प्रकार आपका PCl3 है, इसमें फास्फोरस संयोजकता 3 होगी, PCl5 होगा, इसमें फास्फोरस संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5 होगी। उसी प्रकार NO है, उसमें नाइट्रोजन संयोजकता 2 होगी, N2O3 है, इसमें 3 होगी, NO2 है, उसमें आपको 4 होगी, इसको N2O4 भी लिख सकते हैं, N2O5 होगा, उसमें संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5 होगी। तो ये तत्व आपको अधातुएं हैं जिसमें आपको ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी प्रकार कुछ धातु के भी हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे तो इस संयोजकता की अवस्था कम होती है तो उसको अस कहते हैं, और अधिक होगी तो ई कहेंगे। जैसे आयरन का 2 भी होता है तो इसे फेरस कह देते हैं,
आयरन का 3 भी होता है तो फेरी कह देते हैं। उसी प्रकार कापर का भी 1 होता है तो उसे अस कह देते हैं। कापर का 2 होता है तो उसे ई कह देते हैं। ध्यान मर्क्यूरस का होता है Hg 2 पर 2+, ये ध्यान रखना 2 पर 2+ है तो उसे मर्क्यूरस कहेंगे। और Hg 2 पर 2+ होगा तो उसे मर्क्यूरी कहेंगे। उसी प्रकार आपको टीन है Sn पर 2+ होगा स्टाइनस कहेंगे। Sn पर 4+ होगा स्टाइनिक कहेंगे। प्लम्बस Pb पर 2+ होगा और Pb पर भी 4+ होता है तो उसे ई कह देते हैं प्लम्बिक। उसी प्रकार आपका आर्सेनिक का अस पर आपको 3 संयोजकता होती है और आर्सेनिक ईक पर आपको 5 संयोजकता होती है। एंटीमनी की भी आपको 3 होती है, 5 भी होती है। तो ये तत्व हैं। और सोडियम आयन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या देखिए कि समान ही होगी आपका। और अगर किस तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो उसकी संयोजकता बताएंगे तो 1 बताएंगे। अगर 12 होगा तो उसकी आप 2 बताएंगे। अगर 13 होगा तो 3 बताएंगे। उसी प्रकार अगर 17 कहेगा तो भी 1 बताएंगे, ठीक ना। तो 17 अगर कहता है तो 1 बताएंगे आपका। तो इस तरह से उनके बाहरी कोश में उपस्थित। और अगर ये कह देता है कि एक तत्व है जिसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा तत्व है जिसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उस बना तो जो 6 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संयोजकता भी 2 होगी, जिसके बाहरी कोश में 2 होगा उसकी भी संयोजकता 2 होगी। इसलिए यौगिक का सूत्र क्या होगा, AB टाइप का हो जाएगा। यानी कोई भी सूत्र लिखते हैं तो उसकी संयोजकता को उसके ऊपर लिख लेते हैं और उसी क्रम को उल्टा कर देंगे। यानी एक तत्व है जिसकी संयोजकता 3 है, दूसरा तत्व से की संयोजकता 1 है तो उस यौगिक हो जाएगा AB3 टाइप का हो जाएगा। अगर एक तत्व जिसकी संयोजकता 1 है, दूसरा तत्व है जिसकी संयोजकता क्या है आपका 2 है, तो A2B टाइप के यौगिक बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको यौगिक भी अगर पूछता है तो आप बताने का प्रयास करेंगे।